इसमें 6 साल का इसका एनविसेज कंप्लीशन पीरियड था। 6 साल में विदाउट एनी टाइम ओवररन्स, विदाउट एनी कॉस्ट ओवररन्स हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए हैं। और ये पूरी तरह से जो है ये संभव नहीं हो पाता अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी का सहयोग नहीं मिलता। और उसमें ऑफ कोर्स जो चीफ मिनिस्टर का, उनके पूरे सेक्रेटरीट का बहुत बड़ा होता है और उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 8 कॉरिडोर्स जो कि दिल्ली को सेंटर में रखते, हब रखते हुए 8 कॉरिडोर्स एनविसेज किए हैं चारों दिशाओं में। तो उस दिशा में ये पहला कॉरिडोर है जो कि अभी यूपी की ओर आया है। यूपी क्यों चुना गया उसका जवाब आप अपने प्रश्न में ही दे चुके हैं। तो 7 कॉरिडोर और आने हैं और कई सारे कॉरिडोर्स की बात चल रही है। अभी डीपीआर्स की बात चल रही है। आगे चल के देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये खाली एनसीआर एरिया में सीमित नहीं रहेगा। आप देखें, मोदीपुरम से लेकर दिल्ली आपको जाने में कम से कम 2 घंटा लगेगा अगर आप रोड से जाते हैं। लेकिन अगर आप नमो भारत से जाते हैं तो फ्लैट आप 55 मिनट में मोदीपुरम, जब भी अभी शॉर्टली चालू हो जाएगा, मोदीपुरम से दिल्ली में सराय काले खां तक आप 55 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये पूरा एयर कंडीशन ट्रैवल है, बहुत अफोर्डेबल ट्रैवल है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। और इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है इस पूरी ट्रेन की, हमारे सिस्टम की, वो है 180 kmph और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है 160 kmph। और इंडिया में पहली बार, पूरे भारतवर्ष में पहली बार 160 kmph का ये सिस्टम यहाँ पे जो एनसीआरटीसी है ये लेके आई है। नमो भारत की चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, खूब सुनते होंगे, रोजाना सुन रहे होंगे आजकल नमो भारत की चर्चा। एनसीआर रीजन में देश के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऑपरेशन से लेकर इसके फिनिश तक, यानी हर एक पहलू को देखने वाले, उसकी देखरेख करने वाले शलभ गोयल जी आज हमारे साथ हैं, एमडी ऑफ एनसीआरटीसी। शलभ गोयल जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और इस सेशन को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे रजत देवगन जी। नमस्कार शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत मैं एनसीआरटीसी से ही करूँगा, लेकिन उससे पहले ना एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो सुबह सुबह हमारे साथ घटा। नोएडा से आए हम इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो जो कैब जो चला रहे थे उनसे मेरी बात हुई कि मेरठ जाने में कितना समय लगेगा। उन्होंने बोला भैया पहुँच जाएंगे, चल तो रही हैं। सुबह सुबह लगा तो अच्छा खासा समय लग गया। लेकिन साथ में बोल रहे थे जो ऊपर चल रही है ना, ये है नमो भारत, और ये लाइन अभी बन रही है और इससे रफ्तार हो जाएगी बहुत तेज़। तो ये उदाहरण यूपी का ही मेरे को लगा कि यूपी की प्रगति, उसकी गति, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ गति से चल रही है, उसका उदाहरण है नमो भारत। तो एक बार तो आप ये बता दें हमारी ऑडियंस के लिए, और इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, कि ये नमो भारत प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यूपी सरकार का, इसका कितना बड़ा स्केल है सर? धन्यवाद। नमो भारत के पहले में मैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि आगे आने वाले भारत की नींव हैं, इनको आगे चल के इस भारत को संभालना है, उत्तर प्रदेश को संभालना है। तो नमो भारत प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा जो कि सब बच्चों के लिए जानना, और जो भी सब लोग हैं यहाँ पे जानना आवश्यक है। अगर हम पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मैं रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक होता है इंट्रासिटी। इंट्रासिटी यानी कि करीब समझ लीजिए कि 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर, रेडियस के अंदर, या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल बेस्ड, जो कि हमारी मेट्रोज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में दिल्ली मेट्रो, या लखनऊ में यूपी मेट्रो इत्यादि। दूसरा होता है इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन होता है करीब करीब 150 से 200 किलोमीटर वाला, सिटी सेंटर हब से होता है। और उसका मकसद ये होता है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर लोग बाग इस 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के दायरे में या 100 किलोमीटर के दायरे में सिटी सेंटर तक पहुंच सके। तो ये होता है सेमी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी स्पीड होती है ज़्यादा मेट्रो के कंपैरिजन में। और तीसरा होता है 200 किलोमीटर से ज़्यादा, जो कि भारतीय रेल प्रोवाइड करती है। तो जो नमो भारत है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में फॉल करती है, यानी कि सेमी हाई स्पीड सेगमेंट। और इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है इस पूरी ट्रेन की, हमारे सिस्टम की, वो है 180 kmph और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है 160 kmph। और इंडिया में पहली बार, पूरे भारतवर्ष में पहली बार 160 kmph का ये सिस्टम यहाँ पे जो एनसीआरटीसी है ये लेके आई है।
और उसमें 2 स्टेट शामिल हैं इनिशियली, वो है दिल्ली जिसका छोटा सा एक हिस्सा है, और जो प्रीडोमिनेंट हिस्सा है वो यूपी में फॉल करता है। सर आपने बोला 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आज से अगर 20 साल पहले बात करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या हालत थी, उसके बाद आ गई मेट्रो की भी टॉप स्पीड कितना 100, अगर वो एयरपोर्ट सिटी में चलेगी तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचा जा सकता है। योगी सरकार की सोच इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या थी और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस प्रोजेक्ट को लाते समय? देखिए, इसकी सोच तो ये थी कि हमारे बहुत सारे जो आज की तारीख में जो कम्यूटर्स हैं वो मोदीपुरम साइड से दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, और वाइस वर्सा भी अब तो जो डेवलपमेंट यूपी में हो रहा है, वाइस वर्सा भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो यूपी की ओर आ रहे हैं। तो बोथ वेज हमारा जो है ट्रांजिट और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। पहले हमारे जो रोडवेज थे उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, समय गुजरा रोडवेज की हालत अच्छी हुई, लेकिन अभी भी अगर आप देखें मोदीपुरम से लेकर दिल्ली आपको जाने में कम से कम 2 घंटा लगेगा अगर आप रोड से जाते हैं। लेकिन अगर आप नमो भारत से जाते हैं तो फ्लैट आप 55 मिनट में मोदीपुरम, जब भी अभी शॉर्टली चालू हो जाएगा, मोदीपुरम से दिल्ली में सराय काले खां तक आप 55 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये पूरा एयर कंडीशन ट्रैवल है, बहुत अफोर्डेबल ट्रैवल है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी तकनीक इस्तेमाल की गई है, तो अगर डेंस फॉग भी होता है, इस कंट्री के इस पार्ट में डेंस फॉग होता है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो सकता है सर्दियों में अक्सर, तो उसमें भी ये गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी, जबकि हो सकता है सड़क पर उस दौरान जाम हो। तो ये सुविधा लाई गई है, और ये कोचेज़ जो है अगर जब बहुत ठंडा पड़ रहा हो तो अंदर से हीटेड का भी इसमें हीटिंग की सुविधा है, बहुत गर्मी पड़ रही हो तो इसमें एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं। और पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस ये पूरी कम्यूटर सेवा लेके आई है। और इसमें साथ साथ हम लोगों ने ये प्रयास ये किया है कि जो भी मेट्रो के सिस्टम्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, उसके साथ इसको एक मल्टी मोडल इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि पब्लिक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट कर सके, और एक जो है सीमलेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सके। पर ये एक सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, और ये देश में पहला ऐसा रेल नेटवर्क होगा। अभी तक तो हम जब भी रेलवे का बहुत बड़ा एग्जाम्पल समझते हैं तो मुंबई का ही समझते हैं, मुंबई में जिस तरीके का रेलवे नेटवर्क है। योगी जी को मनाना इतना आसान है? बहुत आसानी से मान गए क्या? क्योंकि ये पहली बार होता देखा है, किसी ने देखा कहाँ है इतना नया रेल नेटवर्क भारत में, और वो भी इतनी तेज़ गति से 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही हो। तो योगी जी को मनाना कितना एक टफ चैलेंज था, या फिर उन्होंने खुद ही बोला कि हमारे पास भी ऐसा कुछ वर्ल्ड क्लास सिस्टम होना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश में? देखिए कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जब तक सेंटर और स्टेट का एक पूरी तरह से एक साथ मिलके ना चले ये काम हो नहीं सकता है। एनसीईआरटीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में फॉल करती है। तो इसमें अगर फंड्स का अगर हम बात करें तो करीब करीब 60% फंड्स हम लोग मल्टीलैटरल जो फंडिंग एजेंसीज हैं जैसे कि एडीबी, एआईआईबी, एनडीबी, उनसे आते हैं, और बचा 40% उसमें 50-50 शेयर रहता है सेंटर का और स्टेट का। तो ये आपको कहना बिल्कुल सही है कि अगर ये 50% शेयर हमें स्टेट से नहीं मिलता है तो सेंटर के लिए भी संभव नहीं है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट किया जा सके। तो इस पूरे प्रोजेक्ट करने में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनका बहुत ज़्यादा तालमेल रहा है, और हम लोग को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते समय पूरा कॉपरेशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से, सेंटर की ओर से, जिसके कारण से इस प्रोजेक्ट को, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये मार्च 2019 में ये सैंक्शन हुआ था। जून 2019 में इसकी पहली नींव रखी गई, ईंट रखी गई, और पूरे 6 साल हो गए हैं अब 2025 में। 6 साल का इसका एनविसेज कंप्लीशन पीरियड था। 6 साल में विदाउट एनी टाइम ओवररन्स, विदाउट एनी कॉस्ट ओवररन्स हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए हैं। और ये
पूरी तरह से जो है ये संभव नहीं हो पाता अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी का सहयोग नहीं मिलता, और उसमें ऑफ कोर्स जो चीफ मिनिस्टर का, उनके पूरे सेक्रेटरीट का बहुत बड़ा होता है, और उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ धन्यवाद देते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को एंड हमारी सेंटर की जो मिनिस्ट्री है उसको भी। लेकिन ये जो अभी मेरठ तक बनी ये लाइन और फिर आगे कितना जाएगी और कितना बड़ा विस्तार आप समझते हो कि अगले 1-2 साल में नमो भारत के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत होगा? इस प्रोजेक्ट को जब एनविसेज किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा नेशनल कैपिटल रीजन के लिए प्लानिंग करती है, वो है NCRPB, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। तो उन्होंने 8 कॉरिडोर्स, जो कि दिल्ली को सेंटर में हब रखते हुए 8 कॉरिडोर्स एनविसेज किए हैं चारों दिशाओं में। तो उस दिशा में ये पहला कॉरिडोर है जो कि अभी यूपी की ओर आया है। यूपी क्यों चुना गया उसका जवाब आप अपने प्रश्न में ही दे चुके हैं। तो 7 कॉरिडोर और आने हैं, और कई सारे कॉरिडोर्स की बात चल रही है, अभी DPRs की बात चल रही है। आगे चल के देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये खाली NCR एरिया में सीमित नहीं रहेगा, और भी जगह पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि इस तरह की डिमांड्स जो यहाँ पे हुआ है, उस तरह की डिमांड्स पूरे भारतवर्ष में सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स की जगह जगह से कम 7-8 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज से और डिफरेंट जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उस तरह की डिमांड हमारे पास आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हमारे यहाँ विजिट भी कर चुके हैं पूरे इस कॉरिडोर को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का सिस्टम कॉरिडोर देश में और फैलेगा और जगह जगह फैलेगा, और ये एक सक्सेसफुल टेम्पलेट के रूप में उभरा है। एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट रहेगा विकसित भारत का, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, अगर मैं 1 रुपया लगाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ध्यान है, तो उसका 5 टाइम्स रिप्लिकेट होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ GDP। और ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 25,000 करोड़, इस मैग्नीट्यूड के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इससे जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, पूरी उसकी एक रूपरेखा अलॉन्ग द कॉरिडोर चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे ये भी साथ साथ बताना चाहूँगा कि जब ये कॉरिडोर आया तो इसमें जो हमारे O&M, जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर इस क्षेत्र के ही बच्चे हैं, यहीं के कॉलेजेस के बच्चे हैं और इन्हीं गांवों के बच्चे हैं। और आपको देख के बहुत हर्ष होगा, खुशी होगा कि यही बच्चे आफ्टर ट्रेनिंग 160 kmph की गाड़ी चला रहे हैं। उसमें 1/3 करीब 30% हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेम्पलेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ सेंटर की गवर्नमेंट ने मिलके रखा है, और पूरा देश का विकास हो रहा है, यूपी का विकास हो रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। बिल्कुल सही। वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो बोलते हैं हम, यानी कि अगर एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जैसे कि नमो भारत शुरू हो गया, तो उसके फिर आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फ्लरिश करना शुरू हो जाती हैं, रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, MSMEs तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो इस नमो भारत प्रोजेक्ट का आप इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी और इम्पैक्ट कितना देखते हो? यूपी के जो छोटे कारोबारी हैं, कि उनको बहुत इसका फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये पुरानी पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। उसकी बेसिस पे, पॉलिसी की बेसिस पे हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एक्ट्स बना रही है, रूल्स बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ हम लोगों ने सहयोग करके, NCRTC ने सहयोग करके, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ मिलके पूरा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की पॉलिसी, एक्ट, सारे रूल्स बनाए यहाँ पर। और उसका अभी देखिए इतना ज़्यादा उसका असर हो रहा है, नए शहर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, नई शहर की हो रही है, न्यू मेरठ फॉर एग्जांपल, हरनंदीपुरम फॉर एग्जांपल। ये सारे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और जो NCRTC के आने के कारण से जो एक स्पायरलिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है। अब आज की तारीख में एक मैं एडवर्टीजमेंट जस्ट आपके सामने लेके आप उजागर करना चाहूँगा। एक यहाँ पे इनफैक्ट मेरठ के एक अस्पताल ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, जो कि हमने दिल्ली के अखबारों में देखा। तो उस एडवर्टीजमेंट में ऐसा था कि जो अस्पताल में उसने मेरी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि उसमें नमो भारत हमारी ट्रेन की तस्वीर दिखाई हुई थी, और उसमें ऐसा था कि वो अस्पताल बेसिकली जो दिल्ली के वासी हैं उनको एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि साहब खाली मात्र 40 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं,
नमो भारत कंफर्टेबल ट्रेन में और आप हमारे यहाँ सस्ता और अच्छा इलाज कराइए। सो दिस इज़ द इफेक्ट। गाज़ियाबाद में एक को वर्किंग स्पेस बनाई गई है स्टेशन के ऊपर। एक लेडी एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने उसको लिया है। उसका उनका कंसेप्ट ये था, मैंने उनसे बात करी, उनका ये कहना था, बिल्कुल सही सोच थी उनकी, कि जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको ऑफिस स्पेस खरीदने के लिए या रेंट पे लेने के लिए उतना पैसा इनिशियली नहीं रहता है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए कि गाज़ियाबाद स्टेशन पर बोला को वर्किंग स्पेस है, उसमें कैबिन्स हैं, सीट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं आके, जो नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहाँ पे आके वो काम करें, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। एंड इट इज़ वेरी वेरी चीप, मे बी 200 रुपीज़ पर आवर, 500 रुपये पर घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सर्विस। वहीं पे चाय भी है, कॉफ़ी भी है, किसी को कुछ खाना है तो वो भी है। तो यहाँ तक सुना है कि बर्थडे पार्टीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप नमो भारत ट्रेन में। इनफैक्ट ये हमारे पास कुछ एक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग लोग हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमारी विंग को, जो हमारी कॉमर्शियल विंग है उसको अप्रोच किया कि साहब जो आपका ट्रेन जब खाली चलती है, आजकल प्री वेडिंग शूट्स का बहुत ज़माना है एंड उसमें बहुत लोग खर्चा करते हैं, तो अगर आपको स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग या यूरोप की फीलिंग या कहीं पे लेनी है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि साहब आप हमें फ्री टाइम में, जब आपके पैसेंजर्स नहीं चल रहे हैं, क्या आप हम इस टाइप की सोच सकते हैं। तो उस पर हमारे अभी विचार चल रहा है, जिससे कि जो नॉर्मल हमारे कम्यूटर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वेडिंग शूट्स या जो इस टाइप की बर्थडे पार्टीज़ की जा सकें, उस पर बिल्कुल की जा सकती है। फाइनली उस पर हम एक पॉलिसी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर, स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में बात की जाती है, और वही बात अगर यहाँ से नोएडा से मेरठ 45-50 मिनट में पहुँचा जा सकता है, तो फिर हरिद्वार तो फिर 1.5 घंटे या फिर उससे भी कम में पहुँचा जा सकता है। अब अयोध्या का एग्जाम्पल लें या फिर प्रयागराज का एग्जाम्पल लें, तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म को और बढ़ावा देगा क्या नमो भारत प्रोजेक्ट? क्योंकि ये ना एक हमेशा से एक लैग रहा है, पॉपुलेशन बहुत है, डिमांड बहुत है। जैसे प्रयागराज में हमने देखा कि 66 करोड़ जनता पहुंच गई वहाँ पे, तो उसको कैसे एड्रेस करेगा नमो भारत प्रोजेक्ट और कितनी कनेक्टिविटी में सुधार देखते हैं आप? देखिए, जैसे हमने दिल्ली को हब बनाया, दिल्ली को हब बनाने के बाद चारों ओर 100, 125, 150 किलोमीटर तक के कॉरिडोर्स बनाने की बात चल रही है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने तो उसको अप्रूव किया हुआ है। बट इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जो हो सकता है आगे चल के क्या होता है कि लखनऊ एक हब बने, प्रयागराज एक हब बने, कानपुर एक हब बने, यूपी की अगर हम बात करें तो। और हो सकता है आगे चल के इस टाइप के मौके हों कि हम एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रहने वाला है, उसको हम क्या उस एयरपोर्ट को जो हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे जोड़ सकें। तो इस टाइप की बहुत सारी संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं। और जहाँ तक आपने इस रिलीजियस टूरिज़्म की बात करी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड भी इनफैक्ट हमने अप्रोच कर रही है कि इसको क्या आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल उस दिशा में भी वार्तालाप चल रहा है। लेकिन ये लोग बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ये भी देखती है कि मेरा पे बैक पीरियड क्या रहेगा, मेरा कितना रेवेन्यू वापस आएगा, और जो भी पॉलिसीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के, कुल मिला के एक फाइनली एक निर्णय किया जाता है। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। सो जैसा सरकार फाइनली डिसाइड करती है, बट संभावनाएं तो बिल्कुल दीज आर इनफाइनाइट। लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि इतनी तेज़ गति से जब जाएंगे तो फिर थोड़ा सेफ्टी फीचर भी होना चाहिए, तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं नमो भारत जैसे ट्रेन्स में? सेफ्टी में बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आप कैसी अडॉप्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। कहीं टेक्नोलॉजी में आप कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने शुरू से ध्यान रखी है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसमें ह्यूमन एलिमेंट, उसको मैं कैसे मिनिमाइज़ करूँ और कैसे चीज़ों को ऑटोमेट करूँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है सिग्नलिंग का। सिग्नलिंग कई प्रकार की हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग हम लोगों ने अडॉप्ट की है वो उसको बोलते हैं ETCS, और उसमें लेवल 2, उसमें लेवल रहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2। लेवल 3 तो अभी आई नहीं है वर्ल्ड में, और उसमें भी हम लोगों ने इसमें LTE 4G पे किया है। सो हमारी सिग्नलिंग जो है ETCS लेवल 2 ऑन LTE 4G, विच हैज़ बिन डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड।
ये मैं बड़ा ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि इंडिया इस चीज़ में लीड कर रहा है कि हम लोगों ने पहली बार इस टाइप की हम सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जैसा मैंने बताया कि ये है कि अगर पूरा डेंस फॉग भी हो तब भी ये गाड़ी जो है ड्राइवर को बाहर का सिग्नल देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके कैब पे सारी चीज़ें आ रही हैं और उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रही है। सामने एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन कितनी दूर है, इससे आगे वाली ट्रेन कितनी दूर है, तो सारी चीज़ें इसमें इस तरह से की गई हैं कि सेफ्टी की पूरी चीज़ें हर तरह से इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। एंड मेरे ख्याल से इसमें बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ करी, हमें सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। तो ये क्या मेक इन इंडिया के तहत ही प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है या फिर इसमें कुछ फॉरेन पार्टिसिपेशन भी होगी? इसमें करीब 85% तो हमारा इंडियन कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट है। इसके जो कोचेज़ हैं वो भी इंडिया में बने हैं। गुजरात सावली में ये कोचेज़ वहाँ पे बने हैं एंड ज़्यादातर हमारी टेक्नोलॉजी इसमें इंडियन है, करीब टू द एक्सटेंट ऑफ 85%। और फर्दर मेक इन इंडिया का कंसेप्ट हमारा चल रहा है और जो 85% गवर्नमेंट की सोच ये है कि 85% को 100% तक कैसे रीच किया जा सके, उसमें विशेष प्रयास हर लेवल पर चल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये होगा कि अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हो नमो भारत प्रोजेक्ट को, और क्या कोई नई फिजिबिलिटी अगर स्टडी हो रही है किसी और कॉरिडोर में जो अभी तुरंत प्रभाव से कुछ जो ओपन होने वाला है वो भी बता दें प्लीज़। फिजिबिलिटी स्टडीज़ तो बहुत सारी अभी चल रही हैं, पैन इंडिया कर रहे हैं हम लोग कुछ काम, यूपी में भी चल रही हैं, लेकिन वो अभी सब प्रीमैच्योर है कहना, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं बट देन डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पहले फंड्स कहाँ लगाया जाए। बट जहाँ तक 5 साल में देखने का सवाल है, 5 साल में मैं ये देखता हूँ कि हमारे 2 कॉरिडोर्स अभी शॉर्टली जिनकी बात थोड़ी आगे ज़्यादा एडवांस स्टेज में है। एक है दिल्ली से करनाल, दूसरा है दिल्ली से बावल हरियाणा की ओर। और अगर ये हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे मोदीपुरम से बैठ के सीधे बावल तक या करनाल तक नमो भारत ट्रेन में जा पाएंगे। सर, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ इस इंटरेक्शन में ये लगी कि ना जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं और एनसीईआरटी के बारे में इनको इतना, जैसे कोई बनाता है प्रोजेक्ट उसके बारे में नहीं पता हो। जब नमो भारत को सब जानते हैं, एनसीईआरटी को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊँ जब आप मेट्रो स्टेशन पे होगे, मैं आते हुए देखता आ रहा था, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन होगा वहाँ पर आपको एनसीईआरटी का नाम भी दिखाई देगा। तो आपको पता लग गया है कि एनसीईआरटी की जो एमडी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है और क्या आउटलुक है, क्या विजन है योगी सरकार का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।